हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज हम नेक्स्ट चैप्टर जो है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं 11th और टारगेट का। जो नेक्स्ट अपने पास टॉपिक है वो भी ऐसा ही टॉपिक है जो आपको कंप्लीट फिजिक्स के अंदर, चाहे आप कोई सा भी चैप्टर पढ़ो, उन सब चैप्टर के अंदर वो यूज आता है। और वो चैप्टर है अपने पास वेक्टर यानी सदिश राशियाँ। अब सदिश राशियाँ जो है इसका यूज बहुत ज़्यादा है। किसी भी क्वेश्चन के साथ ये मिलकर क्वेश्चन को थोड़ा सा टफ ये बना देता है, और अगर हमें पता है तो उस क्वेश्चन को ये इजी भी बना देता है। तो देखिए, हम स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट जो चैप्टर है। अगर हम फर्स्ट चैप्टर ऐसे बोलें कि हाँ ये 11th के फिजिक्स का अपने पास चैप्टर है जिसका यूज होगा आगे, तो अपने पास जो टॉपिक है, जो चैप्टर है वो है सदिश, वेक्टर। तो चलिए, वेक्टर या सदिश जो है वो होता क्या है कि कोई भी अपने पास भौतिक राशि है, अगर इस भौतिक राशि को हम लोग परिमाण और दिशा के आधार पर अलग अलग भागों में बांटें, ध्यान से देखना, परिमाण व दिशा के आधार पर अलग अलग भागों में बांटे। तो परिमाण का मतलब क्या हो गया? परिमाण का मतलब हो गया कि मैंने किसी राशि का मान लिख लिया 30, तो ये 30 जो है वो क्या है? परिमाण। इसके साथ मैंने लिख दिया कि 30 मीटर उत्तर की ओर, 30 मीटर उत्तर की ओर, तो इसका मतलब क्या हो गया? 30 मीटर जो है वो तो है इसका परिमाण, और जो उत्तर की ओर है इसका मतलब उत्तर की ओर जा रहा है वो क्या है? इसकी दिशा है। तो परिमाण व दिशा के आधार पर जबकि भौतिक राशियों को भागों में बांटा जाता है, तो वो जो भाग है अपने पास वो कौन कौन से होते हैं, उनकी अगर हम बात करें तो देखिए वो भाग जो है अपने पास वो कौन कौन से होते हैं। सबसे पहली बात हम लोग लिखें कि परिमाण व दिशा के आधार पर, परिमाण व दिशा के आधार पर भौतिक राशियों को, भौतिक राशियों को तीन भागों में विभाजित किया जाता है, तीन भागों में विभाजित किया जाता है। अब ये तीन भाग जो हैं वो कौन कौन से हैं अपने पास? इस तीन भागों की बात हम लोग करें तो फर्स्ट जो, मैं इसको तीन अलग अलग भाग में डिवाइड कर लेता हूँ अपने पास। जो इसका पहला भाग होता है ये दूसरा, और इधर हम लोग ले लेते हैं तीसरा भाग। तो पहला भाग जो होता है वो होता है अदिश राशि, अदिश राशि। दूसरा जो भाग होता है वो होता है सदिश राशि, और तीसरा जो भाग होता है वो होता है प्रदिश राशि, प्रदिश राशि। इसको बोला जाता है स्केलर, इसको बोला जाता है वेक्टर, और थर्ड को बोला जाता है टेंसर। इसके अलावा हम लोग अनुपात भी देख सकते हैं, ठीक है। तो अनुपात जो है वो मेनली नहीं आता, कोई क्वेश्चन उस टाइप का आता है तो वो क्वेश्चन हम लोग देख लेंगे। अब देखो, परिमाण व दिशा के आधार पर हमने तीन भागों में विभाजित कर दिया भौतिक राशियों को, सदिश राशि, अदिश राशि और प्रदिश राशि। अब इसके अंदर अदिश राशि हम किन भौतिक राशियों को बोलेंगे, यानी ऐसी कौन कौन सी भौतिक राशियां हैं जिन्हें हम अदिश राशि बोल सकते हैं। तो कुछ नियम होते हैं कि अगर इन नियमों का पालन वो राशि कर रही है तो वो सदिश हो गई, इन नियमों का पालन कर रही है तो वो अदिश हो गई, या फिर
किन नियमों का पालन करें कि वो प्रदिश राशि हो जाए। तो अगर हम अदिश राशि की बात करें तो आपको कोई भौतिक राशि दी हुई है और उस भौतिक राशि का आपके पास परिमाण है, यानी आंकिक मान जो है वो है, लेकिन उसकी जो दिशा है वो नहीं है आपके पास। तो ऐसी भौतिक राशि जिसके पास परिमाण तो हो लेकिन दिशा नहीं हो, तो ऐसी भौतिक राशि बोली जाती है अदिश राशि। और उसके अलावा कि ऐसी भौतिक राशियाँ यानी अदिश राशियाँ जो होती हैं इनका योग, व्यकलन या गुणा सामान्य बीजगणितीय पद्धति से किया जा सकता है। सामान्य बीजगणितीय पद्धति से किया जा सकता है, यानी जैसे हम लोगों को बोल दिया 20 + 30 कितना हो गया 50, 50 + 30 कितना हो गया 80। तो इस तरीके से हम लोग अदिश राशियों का योग जो है या व्यकलन जो है या गुणा जो है वो कर सकते हैं। ठीक है। अब अगर हम बात करें सदिश राशि की, तो सदिश राशि की बात करें तो हम बोलेंगे वे राशियाँ सदिश राशि होंगी जिनके पास परिमाण है और जिनके पास दिशा है। और दिशा की क्या बोलेंगे हम लोग, निश्चित दिशा है, यानी इनकी दिशा हम लोग हमेशा वही बताएंगे, चेंज नहीं करेंगे, निश्चित दिशा हो। तो ऐसी भौतिक राशियों को हम क्या बोलते हैं, सदिश राशि बोलते हैं। या फिर मैं एक और इसके अंदर जो जोड़ दूं बातें, क्या बात, कि इनका योग, व्यकलन या गुणा जो है वो सदिश नियमों के अनुसार किया जाता है। सदिश नियमों के अनुसार किया जाता है, यानी सामान्य बीजगणितीय पद्धति से इनको हम लोग जोड़ नहीं सकते, घटा नहीं सकते और गुणा भी नहीं कर सकते। अब सामान्य बीजगणितीय पद्धति जो हम काम में लेते हैं कि 2 × 2 कितना हो गया 4 हो गया, 4 × 5 कितना हो गया 20 हो गया। तो वैसे तो हम लोग गुणा कर सकते हैं अदिश राशियों को, वैसे हम जोड़ सकते हैं अदिश राशियों को, लेकिन सदिश राशि को हम सामान्य बीजगणित के माध्यम से जोड़ नहीं सकते। उनके लिए हमें सदिश नियमों के अनुसार ही योग, व्यकलन और गुणा करना पड़ेगा। तो ऐसी भौतिक राशियां जो हैं वो क्या कहलाती हैं, सदिश राशि कहलाती हैं। अगर प्रदिश राशि की हम लोग बात करें तो प्रदिश राशि कौन सी राशि होती है, जिसके पास परिमाण होता है, परिमाण भी होता है, ठीक है, दिशा जो है वो भी होती है, दिशा क्या है वो भी होती है, लेकिन दिशा जो है वो क्या होती है, अनिश्चित होती है, यानी वो दिशा किसी बाह्य कारक पर निर्भर करती है। यहाँ पर तो दिशा क्या है, निश्चित है, निश्चित दिशा है, लेकिन इसके अंदर दिशा जो है वो क्या है, अनिश्चित है, यानी वो किसी बाह्य कारक पर निर्भर करती है कि वो दिशा किस तरीके से होगी। उसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पर एग्जाम्पल की या परिभाषा की, सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं। तो अगर मैं यहाँ पर अदिश राशियों की परिभाषा देनी चाहूँ तो आप लोगों को इन दोनों को मिला देना है, ठीक है। यदि किसी भौतिक राशि, यदि कोई किसी भौतिक राशि का केवल परिमाण है, दिशा नहीं, तथा इनका योग, व्यकलन, गुणा सामान्य बीजगणितीय पद्धति से किया जा सके
तो ऐसी भौतिक राशियाँ अदिश राशि कहलाती है। अदिश राशि कहलाती है, यानी कहलाती है, यानी क्या बोल दिया, केवल परिमाण हो, दिशा नहीं हो तथा इनका योग सामान्य बीजगणितीय पद्धति से कर सकें तो ऐसी भौतिक राशियाँ क्या कहलाती हैं, अदिश राशियाँ कहलाती हैं। इनका एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे, अभी केवल डेफिनेशन देखो आप लोग। अगर मैं सदिश राशि की परिभाषा की बात करूं तो सदिश राशि की जो अपने पास परिभाषा होती है वो इन दोनों को मिला दो आप लोग, इन तीनों को, ठीक है। तो क्या लिखूं, यदि किसी भौतिक राशि में परिमाण व दिशा दोनों समाहित हों तथा इनका योग कोमा व्यकलन या गुणा सदिश नियमों से ही किया जा सके। सदिश नियम, अब ये जो सदिश नियम है वो हम आगे पढ़ेंगे कि सदिशों के योग का क्या नियम होता है, गुणा का क्या नियम होता है, ठीक है। तो अभी हमें क्या ध्यान रखना है कि उनका जो गुणा है, व्यकलन है या योग जो है वो सदिश नियमों से ही किया जा सके। तो ऐसी भौतिक राशियाँ सदिश राशि कहलाती है या सदिश राशियाँ कहलाती है। परिमाण हो प्लस दिशा हो प्लस सदिश नियम हो, तीनों अगर हों तो वो राशि कैसी होती है, सदिश राशि होती है। तीसरे की बात करें, प्रदिश राशि की, बहुत कम उपयोग के अंदर आती है 12th के पोर्शन के अंदर। प्रदिश राशि क्या होती है कि जिसके पास परिमाण हो लेकिन निश्चित दिशा नहीं हो। तो इसके अंदर अगर हम लिखें तो मैं क्या लिखूँगा कि वे भौतिक राशियाँ जिनके पास परिमाण व दिशा दोनों हों लेकिन दिशा निश्चित ना हो, तो ऐसी भौतिक राशियाँ प्रदिश राशि कहलाती है। प्रदिश राशि कहलाती है। जैसे अगर हम एक एग्जाम्पल की बात करते हुए चलें तो विद्युत धारा। अब विद्युत धारा जो है इसकी दिशा निश्चित नहीं होती। कैसे कि अगर हम बैटरी के टर्मिनल जो होते हैं, बैटरी के सिरे जो हैं वो परस्पर चेंज कर दें, प्लस की जगह माइनस कर दें, माइनस की जगह प्लस कर दें, तो जिस भी परिपथ से वो बैटरी जुड़ी हुई होती है, वो सेल जुड़ा हुआ होता है, उसके अंदर धारा की दिशा भी बदल जाती है। तो ये जो विद्युत धारा है, इस विद्युत धारा की दिशा बाह्य कारक यानी सेल के विद्युत वाहक बल पर निर्भर करती है।
तो हम बोल सकते हैं कि विद्युत धारा की दिशा खुद के अंदर निश्चित नहीं है। तो निश्चित नहीं है दिशा, लेकिन उसका कुछ परिमाण अवश्य होता है। तो वो जो विद्युत धारा राशि है वो कैसी राशि होती है? प्रदिश राशि होती है। अब उसके अंदर बात करें हम लोग अदिश राशि के एग्जाम्पल की, तो अदिश राशि की अगर हम बात करें तो अदिश राशि कौन सी होती है? अगर हम बात कर लें दूरी की, तो दूरी जो है वो अदिश राशि होती है, यानी केवल उसके अंदर परिमाण होता है। मैंने बोल दिया कि मैं 15 किलोमीटर दूर रहता हूँ, तो 15 किलोमीटर दूर रहने का मतलब है 15 किलोमीटर तो परिमाण हो गया, लेकिन 15 किलोमीटर दूर रहता हूँ तो इससे हमें दिशा का ज्ञान थोड़ी ना हुआ कि दिशा कौन सी हो गई, वो उत्तर की ओर 15 किलोमीटर दूर रह रहा है या दक्षिण की ओर रह रहा है, पूर्व की ओर रह रहा है या पश्चिम की ओर रह रहा है, तो वहाँ पर दिशा का ज्ञान नहीं होता। तो दूरी जो है वो कैसी राशि है? अदिश राशि है। इसी तरीके से हम लोग बात करें चाल, तो चाल जो है वो भी कैसी राशि होती है? अदिश राशि होती है। उसके बाद में अगर हम बात करें ऊर्जा की, तो ऊर्जा जो है गतिज ऊर्जा की, तो गतिज ऊर्जा जो है वो भी कैसी राशि होती है? गतिज ऊर्जा भी एक तरीके की अदिश राशि ही होती है। तो इस तरीके के बहुत सारे और भी एग्जाम्पल होते हैं जो अदिश राशियाँ होती हैं, जैसे दूरी, चाल, गतिज ऊर्जा, यानी ऐसी भौतिक राशियाँ जिसमें दिशा नहीं हो, केवल परिमाण हो और वो बीजगणितीय नियमों के तहत उनका योग, व्यकलन या गुणा कर सकते हैं, वो भौतिक राशियाँ अपने पास सदिश राशि बोली जाती हैं। अब बात करें सदिश राशि की, तो ये तो अपना टॉपिक ही है। तो सदिश राशि की बात करें तो हम लोग दूरी की जगह, दूरी के अंदर अगर हम दिशा जोड़ दें, क्योंकि दूरी के अंदर परिमाण तो पहले से ही है, तो अगर दिशा और जोड़ दें, यानी मैंने बोल दिया कि मैं यहाँ से 15 किलोमीटर दूर उत्तर की ओर रहता हूँ, मैं 15 किलोमीटर दूर दक्षिण की ओर रहता हूँ, मैं 15 किलोमीटर दूर पूर्व की ओर रहता हूँ, या इस स्पेसिफिक दिशा के अंदर मैं रहता हूँ। तो अगर दूरी के अंदर दिशा को भी हम लोग जोड़ दें तो वो बन जाती है सदिश राशि और उसे बोला जाता है विस्थापन। यानी दूरी के अंदर अगर हम दिशा जोड़ दें तो वो क्या बन जाता है? विस्थापन। या फिर चाल की बात करें तो चाल अपने पास है अदिश राशि, तो चाल के अंदर अगर हम दिशा जोड़ दें तो वो बन जाता है वेग, और वेग जो है वो कैसी राशि होती है? सदिश राशि होती है। इसी तरीके से और भी कई राशियाँ होती हैं, जैसे हम बात कर ले संवेग की, तो संवेग जो है वो भी कैसी राशि होती है? सदिश राशि होती है। तो इस तरीके से सदिश राशियों के भी बहुत सारे एग्जाम्पल जो हैं होते हैं, वो हम आगे देखेंगे कि किस किस तरीके से कौन कौन से एग्जाम्पल जो है वो अपने पास होते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल और मैं लिख लूँ, बल आघूर्ण, तो बल आघूर्ण जो है वो भी एक तरीके की सदिश राशि ही होती है। तो ये जो राशियाँ होती है इनका हम लोग सीधा अपने तरीके से जो हम करते आए हैं बीजगणितीय पद्धति से, वैसे इनका योग नहीं कर सकते, इनको घटा नहीं सकते, इनका गुणा नहीं कर सकते। उसके लिए हमें सदिश नियम पढ़ने होते हैं और उन नियमों के आधार पर ही हम इनको योग, व्यकलन या गुणा कर सकते हैं। तो ये नोट कीजिए आप लोग। चलिए, यहाँ पर हम लोग दो चीज़ें देख रहे हैं, सदिश और अदिश राशि के बारे में। और क्या चीज़ है जो इम्पोर्टेंट है अपने पास? तो सदिश और अदिश राशि के बारे में अगर हम देखें
तो आपको उसी डिवाइड के अंदर ही लिखना है, इस तरीके से नया नहीं बनाना है, ठीक है। अदिश राशियों की बात करें तो देखो अदिश राशि जो है, अगर आपको बोल दे कि अदिश राशियों को निरूपित हम किस तरीके से करें, निरूपण का तरीका, यानी मैं बोल सकता हूँ कि लिखने का तरीका, या किसी राशि को देखते ही हमें कैसे पता चले कि ये सदिश है या अदिश है। तो जो निरूपण करने का तरीका है वो इसको होता है कि जैसे आप लोग बोल दो कि x बराबर 4 मीटर, a बराबर 2 सेकेंड, या मैं बोल दूं t बराबर 2 सेकेंड, ठीक है। तो कुछ भी बोल दे आपको, v बराबर हो गया 4 मीटर प्रति सेकेंड, या फिर आपको बोल दे कि जो गतिज ऊर्जा सेकेंड, या फिर आपको बोल दे कि जो गतिज ऊर्जा होती है वो गतिज ऊर्जा जो है वो है 10 जूल। तो अगर आपको ऐसा कहीं पर भी नज़र आ जाए जिसके अंदर आपको देखते ही ऐसा नहीं लगे कि दिशा नहीं है, ठीक है, तो दिशा नहीं है यहाँ पर, तो वो कैसी राशि हो गई, अदिश राशि हो गई। अब यहाँ पर केवल और केवल ये जो 4 मीटर है, ये जो 2 सेकेंड है, ये जो 4 है, ये जो 10 है, ये केवल और केवल क्या है, परिमाण ही है इसका, केवल और केवल क्या है, परिमाण है, यानी मान ही है, इसके अंदर दिशा नहीं है। तो कोई भी भौतिक राशि हो उसे हम लोग सिंपल इस तरीके से, जैसे हम निरूपित करते आए हैं, जैसे हम मान लिखते आए वैसे ही लिखते हैं, तो वो किसका निरूपण है, अदिश राशियों का निरूपण है। इसी तरीके से अगर हम सदिश राशि की बात करें तो सदिश राशि जो है उसे 2 तरीके से हम लोग निरूपित कर सकते हैं। तरीका तो एक ही होता है, लेकिन एक हम आगे पढ़ते हैं सदिश के प्रकार जब, तो उसके अंदर काम में आता है। तो सदिश राशि जो है उसे किस तरीके से निरूपित किया जाएगा, कागज़ के अंदर किस तरीके से हम लोग लिखेंगे, तो निरूपण का तरीका क्या है कि जैसे x है, अगर मैं इस x के ऊपर ये तीर का निशान लगा दूँ, इस प्रकार का x के ऊपर मैं तीर का निशान लगा देता हूँ इस प्रकार से, तो ये जो राशि है वो बन जाएगी सदिश राशि। ये क्या बन जाएगी, सदिश राशि बन जाएगी। अगर मेरे पास t है, t तो हमेशा वही होता है, अदिश ही होता है। v की बात करूं तो v के ऊपर मैंने लगा दिया ये तीर का निशान, तो अब मुझे इसे देखते ही पता लग जाना चाहिए कि ये चाल ना होकर क्या है, ये वेग है, क्योंकि चाल होती तो ऊपर तीर का निशान नहीं आता, चाल होती तो ऊपर तीर का निशान नहीं आता, ऊपर तीर का निशान आ रहा है, इसका मतलब ये चाल ना होकर क्या है, वेग है। और इस वेग का मान जो भी आपको दिया हुआ है 4 मीटर प्रति सेकेंड, ये क्या है, विस्थापन है आपके पास, दूरी है, दूरी के ऊपर अगर आप दिशा लगा रहे हो तो वो क्या बन जाएगा, विस्थापन बन जाएगा। अब यहाँ पर जो है वो ज़रूरी नहीं कि आपको यहाँ पर दिशा दे, वो डायग्राम के अंदर भी दिशा आपको दे सकता है, लेकिन निरूपित करने का तरीका क्या है वो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि कागज़ पर आप किसी भी सदिश राशि को किस प्रकार से लिखोगे, कि कोई भी सदिश राशि आपको बोल दी कि कोई एक सदिश राशि b है, तो उसको आप लोग कैसे लिखोगे, कि कोई एक सदिश राशि b है तो आपको उसको लिखना है b के ऊपर तीर का निशान लगाकर। अब एक इसका निरूपण का तरीका और भी होता है, लेकिन वो हम आगे देखेंगे। चलो अब दूसरी इम्पोर्टेंट बात जो है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात जो है वो क्या है यहाँ पर इन दोनों के अंदर, कि अगर किसी अदिश राशि का मान 0 है, अगर किसी अदिश राशि का मान 0 है तो इसका मीनिंग क्या हो गया, इसका मीनिंग है क्या हो गया, अदिश राशि का मान 0 है। तो अदिश राशि का मान अगर 0 है तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, अदिश राशि जो है वो किससे मिलकर बनी हुई होती है, तो अदिश राशि के अंदर केवल और केवल क्या होता है, परिमाण, केवल और केवल क्या होता है, परिमाण होता है। तो मैं बोलूँगा कि यदि अदिश राशि 0 है तो उसका जो परिमाण है वो ज़रूर और ज़रूर क्या होगा, 0 होगा।
यदि कोई अदिश राशि शून्य है तो उसका जो परिमाण है वो जरूर से शून्य होगा, क्योंकि उसके अंदर केवल परिमाण ही होता है। अब इसी तरीके से अगर हम बात करें सदिश राशि की और आपको बोल दे कि यदि सदिश राशि शून्य है, यदि सदिश राशि शून्य है, तो सदिश राशि अगर शून्य है तो यहाँ पर देखो सदिश राशि के अंदर क्या क्या होता है। सदिश राशि के अंदर दिशा भी होती है और परिमाण भी होता है। तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कि यदि सदिश राशि का मान शून्य है तो दो स्थिति हो सकती है। कौन सी? पहली स्थिति कि या तो परिमाण शून्य है, या तो परिमाण शून्य है, या फिर मैं क्या बोल सकता हूं, या दिशा के आधार पर, या दिशा के आधार पर शून्य है, या दिशा के आधार पर शून्य है। क्या बोला हमने कि अदिश राशि का मान शून्य है, तो इसका मतलब तो एक ही हो गया क्या कि उसका परिमाण क्या है? शून्य है। लेकिन अगर कोई सदिश राशि शून्य है तो उसके दो मतलब हो सकते हैं कि या तो उसका परिमाण शून्य है या फिर वो दिशा के आधार पर शून्य है। अब दिशा के आधार पर शून्य होने का मतलब जो है वो हम लोग एक एग्जाम्पल से पढ़ते हैं, जो अपने पास सबसे कॉमन एग्जाम्पल होता है दूरी और विस्थापन का। तो चलिए इतना नोट कीजिए। चलिए अब देखो, हमें दूरी और विस्थापन का एग्जाम्पल लेना है। तो दूरी और विस्थापन जो है इसको हमें सबसे पहले समझना होगा कि दूरी जो है इसका एक्चुअल मीनिंग क्या है और विस्थापन जो है इसका एक्चुअल मीनिंग है क्या है। तो दूरी जो है वो क्या होती है? तो दूरी की अगर हम बात करें, जैसे मैं बोल दूं कि यहाँ पर ए पॉइंट है और यहाँ पर बी पॉइंट है, ठीक है। कोई व्यक्ति है जो यहाँ से पहले इधर चला गया, उसके बाद में गया इधर सीधा और उसके बाद में चला गया इस तरफ। इस तरीके से वो जा रहा है। ये वाला पॉइंट सी है, ये वाला पॉइंट डी है। उसके बाद में इसी ने अपना रास्ता जो है वो चेंज कर लिया। क्या कर लिया? ये इस तरीके से ऊपर की ओर जाता हुआ उसके बाद में बी तक आ रहा है। इसका जो ये बीच वाला पॉइंट है इसको मैंने नाम दे दिया ई, ठीक है। उसके बाद में यही व्यक्ति क्या कर रहा है? बिल्कुल सीधा जा रहा है आगे की ओर, ये इस तरीके से। अब तीसरा मैं यहाँ पर ले लेता हूँ कि यही व्यक्ति जो है वो इस तरीके से घूमता हुआ बी पर जा रहा है और इस बिंदु को मैं नाम दे देता हूँ एफ। उसके बाद में यही व्यक्ति इस तरीके से कुछ और दूरी तक इस प्रकार से घूमता हुआ जा रहा है और इसको हमने नाम दे दिया जी, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर क्या होगा कि दूरी जो होती है वो दूरी क्या होती है? दूरी होती है दो बिंदुओं के मध्य की, दो बिंदुओं या फिर मैं बोल सकता हूँ प्रारंभिक व अंतिम स्थिति। प्रारंभिक व अंतिम स्थिति यानी प्रारंभ में वो कण कहाँ पर था और अंतिम स्थिति में वो कण कहाँ पर था। तो दो बिंदुओं या प्रारंभिक व अंतिम स्थिति के मध्य की लंबाई दूरी कहलाती है। दूरी कहलाती
है, या फिर मैं बोल सकता हूँ मध्य की पथ की लंबाई, मध्य की पथ की लंबाई क्या कहलाती है? दूरी कहलाती है। और अगर हम इसी के अंदर बात करें विस्थापन की, तो डायग्राम दोनों के अंदर मैं ये एक ही रख रहा हूँ, तो डायग्राम एक ही रखते हुए अगर हम लोग बात करें विस्थापन की, तो जो विस्थापन होता है अपने पास वो क्या हो जाएगा, क्या परिभाषा होती है विस्थापन की? तो विस्थापन जो है वो क्या होता है कि प्रारंभिक व अंतिम बिंदु के मध्य की न्यूनतम दूरी विस्थापन कहलाती है। अब देखो दोनों के अंदर अंतर क्या है, दोनों के अंदर अंतर क्या है? इसके अंदर तो ये बोल रहा है मध्य की पथ की लंबाई दूरी कहलाती है, और इसके अंदर क्या बोला कि प्रारंभिक बिंदु देखो और लास्ट में वो कहाँ पर चला गया वो बिंदु देखो, और दोनों के मध्य की जो मिनिमम दूरी डिस्टेंस है, न्यूनतम दूरी है, वो क्या बन जाएगी? दोनों के मध्य की जो मिनिमम दूरी डिस्टेंस है, न्यूनतम दूरी है, वो क्या बन जाएगी? विस्थापन बन जाएगी। अब ये जो वर्ड है न्यूनतम दूरी, इसको हम लोग किस तरीके से देखेंगे? तो जो न्यूनतम दूरी है इसका मतलब कि दोनों बिंदुओं के बीच आप एक सरल रेखा खींच दो, दोनों बिंदुओं को मिलाते हुए एक सरल रेखा खींच दो, और उस सरल रेखा की जो लंबाई है वो ही क्या हो जाएगा? विस्थापन हो जाएगा। सरल रेखा बना दो प्रारंभिक व अंतिम बिंदु के बीच की, तो वो जो सरल रेखा है उस सरल रेखा की लंबाई ही क्या हो जाएगी? विस्थापन हो जाएगी। अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो देखो, अगर हम A से B तक व्यक्ति को जा रहे हैं तो ये अलग अलग पथ हैं अपने पास, ये पहला पथ है, ये वाला दूसरा पथ है, ये वाला तीसरा है, ये वाला चौथा है, ये वाला पांचवा पथ है। तो मैं अगर दूरी की बात करूं तो कण जिस पथ के अनुसार जाता है उस पथ पर निर्भर करती है, क्योंकि पथ की लंबाई की बात कर रहे हैं हम लोग। अब मान लो कण जो है वो A से लेकर B तक जा रहा है, तो A जो है वो तो उसकी हो गई प्रारंभिक स्थिति, और B जो है वो उसकी हो गई अंतिम स्थिति। अब प्रारंभिक से अंतिम तक जा रहा है, अब वो अगर A C B पथ के अनुसार जा रहा है तो इस पथ की जो लंबाई है वो इस पथ की लंबाई हो जाएगी दूरी के बराबर। ठीक है, अब बात करें कि वो अगर कण इस वाले दूसरे नंबर के जो पथ है इसके अनुसार जा रहा है, तो मैं बोलूँगा कि ये वाला जो पथ है दूसरा वाला, इस पथ की लंबाई ही क्या हो जाएगी? दूरी हो जाएगी। अब वो अगर इस वाले पथ के अनुसार जा रहा है या इस पथ के अनुसार जा रहा है तीसरे पथ के अनुसार, तो मैं बोलूँगा कि इस पथ की जो लंबाई है, यानी इस वाली भाग की जो लंबाई है, पथ की लंबाई जो है वही क्या हो जाएगी? दूरी हो जाएगी। अगर चौथे नंबर पथ के अनुसार जा रहा है तो इस पथ की पूरी लंबाई देखो कितनी लंबाई है, और उस पूरी लंबाई का मान ही क्या हो जाएगी? दूरी हो जाएगी। यानी अगर हमें दूरी जो है वो अगर एक ही लाइन के अंदर लिखनी है तो मैं बोलूँगा कि संपूर्ण पथ की जो लंबाई होती है, संपूर्ण पथ की लंबाई जो होती है वो क्या कहलाती है? दूरी कहलाती है। अब अगर पांचवें पथ की बात करें तो इस वाले पथ की लंबाई देख लो टोटल कितनी है, वही क्या हो जाएगी? दूरी। लेकिन विस्थापन की अगर बात करें तो विस्थापन केवल और केवल प्रारंभिक और अंतिम बिंदु पर ही निर्भर करता है। बीच में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है उससे कोई मतलब नहीं है। तो प्रारंभिक व अंतिम बिंदु के मध्य की न्यूनतम दूरी की वो बात कर रहा है, और मैंने क्या कहा? न्यूनतम दूरी के लिए हम क्या बना देंगे? एक सरल रेखा बना देंगे। तो यहाँ पर देखो कि अगर मुझे A और B बिंदुओं की बात करनी है, A और B बिंदुओं की बात करनी है, तो A व B बिंदु के मध्य का विस्थापन क्या हो गया? तो ये वाला प्रारंभिक बिंदु हो गया, ये वाला हो गया अंतिम बिंदु। हमें क्या करना है? प्रारंभिक और अंतिम बिंदु के मध्य में एक सरल रेखा खींचनी है,
और उस सरल रेखा की जो लंबाई है वो क्या हो जाएगी, विस्थापन हो जाएगी। अब चाहे कण इस वाले पथ के अनुसार जाए या इस वाले पथ के अनुसार जाए, इस पथ के अनुसार जाए या इस वाले पथ के अनुसार जाए, कोई भी पथ का चयन वो करे, लेकिन अगर आपको विस्थापन पूछ रहा है तो विस्थापन हमेशा क्या होगा, प्रारंभिक बिंदु लो, अंतिम बिंदु लो, दोनों को एक सरल रेखा से मिला दो, इस सरल रेखा की लंबाई ही क्या हो जाएगी, आपके पास विस्थापन हो जाएगी। तो यहाँ पर ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। और इसके आधार पर हम लोग एक चीज़ जो है वो ये भी बोल सकते हैं कि दूरी जो है और विस्थापन जो है, इन दोनों के अंदर संबंध की बात करें हम लोग तो दूरी का जो मान है वो हमेशा विस्थापन से ज़्यादा होगा। अगर इस वाले पथ की बात करें, पहले वाले पथ की, और इस वाली लंबाई की बात करें तो ये वाली लंबाई जो है वो तो इसके बराबर हो गई। उसके बाद में ये दो लंबाइयाँ जो हैं वो दूरी के अंदर एक्स्ट्रा होंगी, तो दूरी का मान जो है वो विस्थापन से हर बार क्या होगा, ज़्यादा। लेकिन एक स्थिति ऐसी आएगी जिसके अंदर दूरी और विस्थापन एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, इक्वल। वो स्थिति कौन सी होगी, ये वाली स्थिति, क्योंकि इस वाले पथ के अनुसार अगर कण गति कर रहा है तो जो उसकी दूरी है वही क्या हो जाएगा, विस्थापन हो जाएगा। तो ये चीज़ हमें ध्यान में रखनी है। चलिए एक एग्जाम्पल लेकर समझते हैं, दूरी और विस्थापन के लिए वैल्यू निकालते हैं हम लोग। मैं मेनली आप लोगों को ये इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप सदिश और अदिश राशियों के मध्य अंतर को समझ सकें, ठीक है। बाकी ये चीज़ें आप मंडी के अंदर पढ़ते हो कम्प्लीटली। चलिए एक एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं कि ये अपने पास है कोई एक वृत्ताकार भाग, कोई वृत्ताकार भाग, ठीक है। कोई कण है जो यहाँ से गति कर रहा है, यहाँ से, ये क्या है, उसका प्रारंभिक बिंदु है, ठीक है। ये 1/4 वर्त का भाग हो गया, यहाँ तक 1/2 भाग हो गया, आधा भाग हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा 3/4 भाग, और ये पूरा चक्कर। अब कोई कण जो है वो यहाँ से गति करना शुरू कर रहा है इस दिशा के अनुदिश। आपको बोल दे कि एक संपूर्ण चक्र में तय की गई दूरी व विस्थापन बताइए, तय की गई दूरी व विस्थापन बताइए, ये आपको वो पूछ लेता है। तो देखिए एक संपूर्ण चक्र की हम लोग बात करें तो संपूर्ण चक्र का मतलब हो गया कि यहाँ से वो चला और यहाँ से इस तरीके से वो घूमता हुआ वापस इसी बिंदु पर वो आ गया। तो यहाँ पर उसका प्रारंभिक बिंदु है और यहीं पर क्या है, उसका अंतिम बिंदु है। तो तय की गई दूरी, तो मैं बोलूँगा प्रारंभिक व अंतिम बिंदु के मध्य की दूरी, तो प्रारंभिक भी यही, लेकिन ये वाला हो गया उसका पथ। तो इस वाले पथ की लंबाई मैं अगर देखूं, मैं अगर त्रिज्या मान लेता हूं इसकी r, तो वो कितनी दूरी तय करेगा, तो ये वाला पथ हो गया, यानी इस वाले वर्त की परिधि हो गई। और वर्त की परिधि जो है वो कितनी हो जाती है, वर्त की परिधि होती है 2πr। तो तय दूरी तो कितनी हो गई, 2πr। लेकिन विस्थापन की अगर हम बात करें तो विस्थापन की परिभाषा जो है वो क्या होती है कि प्रारंभिक व अंतिम बिंदुओं के मध्य की न्यूनतम दूरी। तो प्रारंभिक बिंदु भी यही और अंतिम बिंदु भी यही है, तो दोनों के मध्य की न्यूनतम दूरी क्या होगी, तो मैं बोलूँगा प्रारंभिक बिंदु ये, अंतिम बिंदु ये, दोनों के मध्य की न्यूनतम दूरी क्या होगी, ये वाली।
अब मैं प्रारंभिक और अंतिम को एक दूसरे के पास ले आऊँ, ये रहा प्रारंभिक, ये रहा अंतिम, दोनों के मध्य की न्यूनतम दूरी ये वाली। अब मैं दोनों को अगर एक ही जगह पर ले आऊँ प्रारंभिक व अंतिम बिंदु को, तो दोनों के मध्य की न्यूनतम दूरी कितनी, 0। अगर न्यूनतम दूरी 0 है इसका मतलब विस्थापन कितना हो गया, 0। अब यहाँ से देखो क्या विस्थापन का मान 0 हो रहा है ना, किसके आधार पर हुआ कि जहाँ से चला वहीं पर वापिस आ गया, यानी किसके आधार पर हुआ, दिशा के आधार पर। तो कोई भी सदिश राशि है उसका मान दिशा के आधार पर शून्य हो सकता है, लेकिन अदिश राशि का मान केवल शून्य तभी होगा जब उसका परिमाण शून्य होगा, यानी कोई कण बिल्कुल चला ही नहीं, यही उसकी प्रारंभिक स्थिति है, यही उसकी अंतिम स्थिति है, चल ही नहीं रहा वो, तो उसके द्वारा तय दूरी कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी, क्योंकि उस स्थिति में उसका परिमाण क्या हो गया, 0 हो गया। तो कोई भी सदिश राशि हो उसके शून्य होने के 2 कारण हो सकते हैं कि या तो उसका परिमाण शून्य हो या फिर वो दिशा के आधार पर शून्य हो। तो दिशा के आधार पर किस प्रकार से शून्य होगा वो मैंने यहाँ पर आप लोगों को बता दिया है। तो आज के वीडियो लेक्चर के अंदर इतना ही। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर हम लोग सदिश राशि जो है इसको पूरा डीपली डिस्कस करेंगे, उसके एग्जाम्पल जो हैं वो उन्हें अच्छे से देखेंगे और किस प्रकार से उन्हें हम लोग अलग अलग भागों में बांटते हैं कि सदिश राशियाँ अलग अलग प्रकार की होती हैं। जैसे एकांक सदिश की हम लोग बात करें, अक्षीय सदिश की हम लोग बात करें, घूर्णीय सदिश की हम लोग बात करें, तो अलग अलग प्रकार होते हैं सदिश राशियों के, वो सारे प्रकार। घूर्णीय सदिश के हम लोग बात करें तो अलग अलग प्रकार होते हैं सदिश राशियों के, वो सारे प्रकार भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आज के वीडियो लेक्चर के अंदर इतना ही। थैंक यू।